नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूँ स्मिता निशाल। युद्ध जैसी स्थिति में जब मार्केट का मूड बिगड़ जाता है तो कई लोग ये सोचते हैं कि ऐसे माहौल में क्या निवेश जारी रखे तो किस तरह। क्या बाजार के उतार चढ़ाव में एसआईपी के जरिए निवेश जारी रखना सही होता है और कब लमसम निवेश करना होता है ज्यादा फायदेमंद। आप भी अगर इसी दुविधा में फंसे हुए हैं तो हम बताएंगे आपको बाजार के उतार चढ़ाव में निवेश का कौन सा तरीका रहेगा आपके लिए सही। इस शो में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रस्तगी और साथ ही हमारे साथ मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट भी इस वक्त है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति में हमेशा सर हम ये देखते हैं कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है, जो आजकल है भी। हालांकि कुछ दिन अच्छी रिकवरी भी हम मार्केट में देख रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर आप दिन देखेंगे मार्केट के तो वो तेज गिरावट वाले ही रहते हैं। ऐसे में जो एसआईपी निवेशक होता है उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि क्या अभी भी एसआईपी जारी रखे क्या, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है, ये ऑब्जर्वेशन है कि एसआईपी से निवेश करने वालों को लगता है कि अगर 1-2 महीने का वो पॉज भी ले लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, इस तरीके से वो सोचने लगते हैं। सर, ऐसे लोगों की जो दुविधा इस वक्त चल रही है दिमाग में, एसटीपी कर ले, लमसम कर ले, एसआईपी कर ले, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए स्मिता, आपने बिल्कुल सही कहा। इक्विटी मार्केट जो है बाय नेचर वॉलेटाइल है। समय समय पे मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, उसके कारण बदलते रहते हैं। कभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, कभी इकोनॉमिक इश्यूज है, कभी कोई भी इश्यूज से मार्केट में हम देखते हैं समय समय पे वॉलेटिलिटी होती है। तो आई थिंक एज एन इक्विटी इन्वेस्टर, जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, स्पेशली जब आप म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करते हो, तो आपको मेंटली इस चीज के लिए तैयार होना होगा कि ये इसका सामना आपको करना पड़े। अब ये कभी कभी क्या है, कहना आसान है, इन्वेस्टर्स के लिए उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसीलिए आई थिंक एक जो सबसे सही तरीका है वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा इन्वेस्ट करना। उसके जैसा कि हम जानते हैं कि काफी सारे फायदे हैं। एक तो आप छोटी छोटी रकम से बड़ी रकम बनाते हो। दूसरा, आप अपने जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसमें से कहीं ना कहीं इमोशंस को बाहर निकालते हो। एज एन इक्विटी इन्वेस्टर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपके इमोशंस, जब टेक ओवर करते हैं। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, हमें डर लगता है कि अभी ये मार्केट में गिरावट हो रही है तो मैं इसमें क्यों लगाऊं। जबकि सच्चाई ये है कि जब वो गिरावट हो रही है तो आपके लिए वो बेहतर समय है, स्पेशली जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो नीचे के लेवल्स पे हो रही है। यानी जो आपने पहले पैसा लगाया जब बाजार ऊपर जा रहा था, आपकी एवरेज कॉस्ट ऊपर थी। जब आप नीचे के बाजार में जब पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उतने ही पैसे से आपको ज्यादा यूनिट मिलती है। उसका मतलब क्या है कि आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे आती है। उसका फायदा क्या होता है, जब मार्केट, हमेशा हमें पता है अलग अलग फेज होते हैं, या तो मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी वॉलेटाइल होता है, तो एक जैसा मार्केट तो कभी रहेगा नहीं। और अब जब वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जब मार्केट रिकवर करेगा तो सबसे पहले वही निवेशक को फायदा होगा जिन्होंने डिसिप्लिन तरीके से उस वॉलेटाइल पीरियड में अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू किया। तो ये बात सही है कि डर लगता है, और उस डर को दूर करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, सिर्फ लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं उनका पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी हो कि आज जो वॉलेटिलिटी है उसका मुझे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मेरे पास 5, 10 या 15 साल बाकी हैं, डिपेंडिंग ऑन जो भी आपका गोल है। तो आई थिंक ये जो खतरे हैं या जो रिस्क है, ये इक्विटी में हमेशा रहता है। फॉर्चुनेटली स्ट्रेटेजीज हैं, जैसा हमने कहा, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। और अगर आप ये करते हैं तो इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो वॉलेटिलिटी है जिससे अमूमन निवेशकों को डर लगता है, वो आपके फेवर में काम करती है, क्योंकि आपका एवरेज कॉस्ट नीचे आता है, आपको बेनिफिट ज्यादा होता है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मेंटली तैयार हो वॉलेटिलिटी के लिए, आपके गोल्स क्लियर हो और टाइम होराइजन बहुत क्लियर हो, तो फिर आपको वॉलेटिलिटी से बिल्कुल डरना नहीं है। कुछ भी ऐसा करना नहीं है जिससे आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को नुकसान हो। बिल्कुल। अब जब बात पैसों की आ जाती है तो जब एग्जाम्पल भी पैसों से दिया जाए तब पता चलता है कि रुपए कॉस्ट एवरेजिंग का दरअसल आपको फ़ायदा मिलता कैसे है। और जब यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके विरल बताएंगे ना, तो खटाक से लोगों के दिमाग में जाएगा कि अच्छा ये होता है, क्योंकि आप कितना भी कहेंगे वो उतना नहीं समझ पाते जितना पैसों की बात कर दीजिए तुरंत समझ में आता है। विरल, थोड़ा समझाएंगे ये रुपए कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा वॉलेटाइल मार्केट में एसआईपी के जरिए कैसे मिलता है? एब्सोल्युटली स्मिता, आपने बहुत सही कहा कि सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या होता है एसआईपी में निवेश करना। अभी देखिए, एसआईपी को मैं ना एक एनालॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहूँगा। हम ऐसा कहते हैं कि बूंद बूंद से समंदर बन सकता है, राइट। अभी जब समंदर की बात करते हैं तो समंदर में लो टाइड भी आता है और हाई टाइड भी आता है।
यानी कभी कभी समुंदर शांत होता है और कभी कभी समुंदर में तूफान भी आता है। पर ये दोनों चीज़ों में जब हाई टाइड या लो टाइड आता है तब हम अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं कि कैसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी से मैं वो उसका फ़ायदा उठा सकूँ। बेस्ट फ़ायदा एसआईपी का है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अभी मैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं दर्शकों को समझाऊं तो हम एक लेते हैं कि कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर 10,000 की एसआईपी करता है और जब एनएवी 50 रुपया होती है, 50 रुपीज़ जब उसकी एनएवी होती है तो आपको 200 यूनिट्स मिलते हैं। अभी मार्केट वॉलेटाइल हुआ, मार्केट में डाउन साइड आया, 50 रुपये की एनएवी 40 रुपया हो गई तो आपको 250 रुपीज़ 250 यूनिट्स मिलते हैं, राइट। अभी वही एनएवी 40 से 60 हो जाती है, मार्केट अच्छा है, मार्केट रिकवर हो जाता है तो वो 60 रुपीज़ की जब एनएवी हो जाती है तब आपको यूनिट्स मिलते हैं 167, यानी 200 यूनिट्स, फिर लोअर साइड पे 250 यूनिट्स, फिर 167 यूनिट्स। तो ये जो यूनिट्स एक्यूमुलेशन होती है और वही यूनिट्स एक्यूमुलेशन में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलती है। यानी वेल्थ क्रिएशन कब सही से हो सकती है। एसआईपी क्यों हम ऐसा कहते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो एनी मार्केट में काफ़ी अच्छे से चल सकती है। डाउनसाइड मार्केट में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा होता है, लोअर एनएवी होती है तो यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं, और जब मार्केट्स अच्छा होता है तब एनएवी बेटर मिलती है, एनएवी अच्छी बनती है और एनएवी बढ़ती है, तब आपको ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन जो है आपकी जो प्राइस है वो बढ़ती है। आपके यूनिट्स जो आपको डाउन साइड में ज़्यादा मिले हुए रहते हैं उससे ओवरऑल जो एक आपका रिटर्न्स अच्छे से बनता है, एक एक्सआईआरआर अच्छे से बनता है आपके पोर्टफोलियो में। ओके, अब चलिए बात थोड़ा लमसम निवेश की भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी हेमंत सर, मुझे ये बताइए कि लमसम निवेश जो है वो कब काम आता है और कब कब एसआईपी से ज़्यादा बेहतर होता है किसी के लिए लमसम में पैसा लगाना? जिस पिता, जैसे मैंने पहले कहा कि मार्केट के सिनेरियो बदलते रहते हैं, मार्केट का जो बिहेवियर है वो बदलता रहता है, तो उसमें कभी लमसम काम करेगा, कभी एसआईपी काम करेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पहली बात तो आप एक समझ लें कि अगर हर निवेशक के शायद ये पॉसिबल ना हो कि वो एसआईपी से इन्वेस्ट कर सके। ऐसे जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनकी इनकम थोड़ी इरेटिक है, हर महीने नहीं कर सकते हैं, तो वो लमसम इन्वेस्ट करते हैं। जो लोग एसआईपी इन्वेस्ट करते हैं वो एसआईपी के साथ साथ जब भी उनके पास लमसम आता है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि अगर आपके पास बोनस आया या आपके पास एक बड़ी रकम आई तो उसका क्या करें, तो हम हमेशा कहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है लमसम का और एसआईपी का वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से काम करता है। अब अगर ऑब्वियसली दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी फायदे और नुकसान है। तो अगर हम लमसम की बात करें कि वो कैसे माहौल में काम करता है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट में अलग अलग मूड्स हैं, अलग अलग फेजेस हैं। एक ऐसा फेज होता है जब एक अच्छा खासा लंबा बुल रन चलता है। तो जैसे अगर मैं पीछे जाए तो 2003 से 2008 के स्टार्टिंग तक वो जो लंबा जो बुल रन था उसमें भी वॉलेटिलिटी थी। ऐसा नहीं कि उसमें वॉलेटिलिटी नहीं थी, लेकिन जो ट्रेजेक्टरी थी मार्केट की वो ऊपर थी। हम 3,000 से 21,000 पे गए, 7 गुना मार्केट बढ़ा। तो जब ऐसे फेजेस हैं और आप अगर मान के चलिए कि किसी ने 2003 या 2004 या 2005 में अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा और उसको अगर मैं कंपेयर करूं किसी निवेशक से जिसने 4 या 5 साल एसआईपी से इन्वेस्ट किया होगा, तो जाहिर सी बात है कि एसआईपी के जो इन्वेस्टर हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हरदम, शायद हर इंस्टॉलमेंट तो नहीं, बट एवरेज जो होगी वो हायर लेवल पे जाती है। तो उसको उस समय पे अगर आप देखेंगे तो लमसम की जो जो रिटर्न्स होंगी वो एसआईपी से कहीं बेहतर होगी। और उसके बाद जब फॉल होता है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट आपकी एसआईपी में बढ़ गई, तो जब फॉल होगा तब भी आपको थोड़ा नुकसान उस समय पे शॉर्ट टर्म में ज्यादा हो सकता है। तो ये मेरा मानना है कि क्योंकि अलग अलग फेजेस हैं और हर बार इतना लंबा बुल रन नहीं मिलता है, तो कभी हो सकता है कि 6 महीने का बुल रन हो, उसके बाद मार्केट में करेक्शन आए, तो उस फेजेस में लमसम अच्छा करेगा। क्योंकि उन दोनों को टाइमिंग करना, उन दोनों को एंटिसिपेट करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए दोनों का जो कॉम्बिनेशन है लमसम और एसआईपी, वो हमेशा आपके फायदे के लिए काम करता है। क्योंकि आप ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि अगले 6 महीने में मैं अभी एसआईपी बंद करके लमसम करूं या लमसम को बंद करके मैं एसआईपी करूं, वो नहीं काम करता है। और सबसे बड़ा फायदा यही है, दोनों को जब मिक्स करके आप इन्वेस्ट करते हो, कि आपको दोनों मार्केट में जो पैटर्न उभर के आते हैं उसका दोनों का आपको फायदा होता है। तो क्लियरली जब लंबा बुल रन हो या बुल रन का फेज हो तो लमसम इन्वेस्टमेंट अच्छा करेंगी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि एक ही फेज रहेगा, वॉलेटिलिटी आती है तो फिर एसआईपी जो है वो आपको बेहतर रिटर्न देती है। तो मेरा मेरा ये मानना है कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो निवेशकों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है।
ओके, चलिए। ऐसे में अब ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है विरल कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या कहता है, डेटा क्या कहते हैं दोनों के कंपैरिजन में, किसने ज़्यादा बेहतर किया है? एब्सोल्युटली, यानी कोई भी चीज़ को अगर हमको समझना है तो वो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आइडिया लगा सकते हैं। हालांकि ये जो बात आपने कही, ये जो सवाल कहा, उसके पहले हेमंत जी ने काफ़ी एक अच्छी बात कही। दो बातें हेमंत जी ने काफ़ी अच्छी कही। एक तो टाइमिंग करना, देखिए बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है कि मार्केट को टाइम करके कोई भी निवेश की स्ट्रैटेजी लगाना। यानी मैं ऐसा सोचूंगा कि भाई मार्केट अभी बहुत ही नीचे जाने वाला है तो मैं एसआईपी करूंगा, और मार्केट बहुत नीचे जाने वाला है तो मैं लमसम करूंगा। यानी मार्केट को टाइम कर कर स्ट्रैटेजी को करना ना, वो बहुत ही गलत हो सकता है। और मुझे लगता है कि दोनों की स्ट्रैटेजी, जो हेमंत जी ने भी कहा कि दोनों स्ट्रैटेजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे कोई देखने जाए तो कोई क्लियर विनर नहीं है। अगर मैं 95 से लेकर 2025 तक का भी डेटा देखूं, और मैंने एक थोड़ा सा वर्किंग भी किया, तो वहां पे 12% का CAGR दिख रहा है, राइट। अभी वो 12% का CAGR आप SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी दिख रहा है, आप लमसम पॉइंट ऑफ व्यू से भी करें तो भी दिखता है। क्योंकि मार्केट जब ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तब SIP बहुत अच्छे से काम करती है। यानी वॉलेटिलिटी आती है, कभी अप कभी डाउन। आपने जैसे स्टार्टिंग में ही आप शो के शुरू में आपने कहा कि 2-3 दिन मार्केट डाउन रहता है, 1-2 दिन वापस से आप मिल जाता है। तो ऐसे माहौल में आपकी SIP की स्ट्रेटेजी, SIP की इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी अच्छे से चलेगी। बट जैसे मैं थोड़ा फेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहूं कि जैसे कोविड का फेज आ गया था, तो कोविड के फेज में क्या हुआ था कि जैन फेब मार्च 2020 में मार्केट ऑलमोस्ट 30-40-50% डाउन चला गया था। तो वो टाइम पर जो इतना ज़्यादा डाउन, कुछ कम समय में इतना ज्यादा डाउन हो गया, तो वहां पे लमसम के मौके आपको मिलेंगे और वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई क्लियर विनर नहीं है। दोनों स्ट्रेटेजी काफी अच्छी तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं, पर मार्केट को टाइम लगाकर करना, ये मुझे लगता है कि गलत साबित हो सकता है। ओके, चलिए, यानी कि कोई क्लियर विनर नहीं है, हमें पता चल गया। लेकिन अब आपकी तरफ से हेमंत जी मैं ये चाहूंगी कि एक सलाह उन लोगों को जिसके लिए हमने ये शुरू की थी, जिनको ये दुविधा रहती है कि लमसम करना चाहिए या SIP करना चाहिए, आपकी तरफ से उन्हें क्या सलाह रहेगी? स्मिता, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इक्विटी आपके पोर्टफोलियो का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, स्पेशली जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वहां पे आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाना है, यानी आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। और अगर एक एसेट क्लास ऐसी है जिसमें वो पोटेंशियल है कि जो आपको इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न दे सके, वो इक्विटी है। तो पहली बात तो ये कि अगर मन में थोड़ी दुविधा भी हो, डर भी हो, तो भी धीरे धीरे अपना इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाइए। उसके बिना आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात और क्या चीज करनी चाहिए, हमेशा एक एसेट एलोकेशन को फॉलो कीजिए। यानी जो शॉर्ट टर्म के जो गोल्स हैं वहां पे आप फोकस कीजिए कि आपका कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान रहे। मीडियम टर्म में आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म भी रिटर्न भी चाहिए। तो आप एक हाइब्रिड का जो पोर्टफोलियो होता है उस तरह का पोर्टफोलियो बनाएंगे। लॉन्ग रन में जैसा मैंने कहा, आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव चाहिए, तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो एसेट एलोकेशन को फॉलो कीजिए। दूसरी बात, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली जब आप SIP से इन्वेस्ट करते हो, तो अपने इनको गोल्स के साथ अलाइन कीजिए। यानी आपका रिटायरमेंट का पैसा, आपकी बच्चों की एजुकेशन, या आपको कभी घर खरीदना है, उसके साथ जब अलाइन करेंगे तो वो आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी देगा कि मेरे पास कितना लंबा समय है। और अगर मेरे पास लंबा समय, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो फिर डर मुझे तब भी लगेगा, लेकिन मैं उस सिचुएशन में एटलीस्ट नहीं होगा कि मैं पैनिक करूंगा या फिर मैं ऐसी कोई गलती करूंगा जो मेरे लॉन्ग टर्म में मुझे नुकसान करे। तो टाइम होराइजन की क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और SIP से इन्वेस्ट करने में, जैसा मैंने पहले भी कहा, जो इमोशंस हैं आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो इमोशन जो है कहीं ना कहीं में हमें काफी बार मजबूर करते हैं कि हम ऐसे डिसीजन लें जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छे ना हो। एसेट एलोकेशन को फॉलो कीजिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। ध्यान रखिए हमेशा कि इक्विटी एक अग्रेसिव एसेट क्लास है, उसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव एलोकेशन करके सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड में अगर आप ये सोचते हैं कि हमेशा आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो वो मुझे लगता नहीं वो सही स्ट्रैटेजी है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, एसेट एलोकेशन को फॉलो कीजिए और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते रहिए। सही मायने में जो इक्विटी का आपको फायदा मिलना चाहिए लॉन्ग रन में, वो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो को मिलेगा। एक बेहतर स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पर जानी, एक कंपैरिजन भी बहुत अच्छा हमने SIP और उसका माफ़ कीजिएगा लमसम का यहाँ पर जाना, और बहुत सारे लोगों को जो दुविधा थी जिसकी हमने शुरुआत में बात की, वो ज़रूर आज इसे देखकर दूर हुई होगी। अब रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज मनी गुरु में हम ले रहे हैं कुछ कॉलर्स और कुछ मेल से आए सवालों के जवाब, और उसके किस तरीके के सवाल हैं, कैसे उसके जवाब हैं, ये तमाम बातें आप जानेंगे ब्रेक के बाद।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मनुगुरु में। आज हम ले रहे हैं हमारे तमाम दर्शकों के सवाल जिन्होंने हमें मेल के जरिए अपना सवाल भेजा है। तो पहला सवाल हमारे पास राजीव गुप्ता का आया है। डॉक्टर राजीव गुप्ता का ये सवाल है, उम्र इनकी 53 साल है। मैं चाहूंगी कि आप इस सवाल का रिव्यू करें विरल। इसमें उन्होंने कहा है कि मौजूदा जो निवेश है वो 50,000 की SIP फिलहाल वो कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी अच्छी खासी 3 करोड़ हो चुकी है। 10 से 15 साल का टारगेट इनका अभी भी है और फंड्स इनके बहुत सारे इनके पोर्टफोलियो में हैं, जैसे HDFC का डिफेंस फंड है, HDFC का ही फ्लेक्सी कैप फंड है, ICICI प्रो का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इनके पास है, HDFC का ही मिड कैप फंड इनके पास है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, इल्वेस का इनके पास MSCI इंडिया हेल्थ केयर फंड इनके पास है, बंधन स्मॉल कैप फंड है, ICICI प्रो नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड है। यानी कि काफ़ी सारे इंडेक्स और साथ में थीमेटिक फंड इनके पास काफ़ी सारे भरे हुए हैं। क्या सलाह रहेगी इन्हें आपकी विरल? कुछ कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो थोड़ा पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करना होगा। पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग में मैं कहूँगा कि आप HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू का मल्टी एसेट, HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, राइट, और ICICI का नेस्डेक 100, ये जो फंड्स हैं, टोटल 5 जो फंड है उसमें आपको कंटिन्यू रहना है। आपका जो एलोकेशन है वो रिड्यूस करना है, वो 2 फंड्स में रिड्यूस करना है। एक तो HDFC का डिफेंस फंड और एक है इडलवाइस का हेल्थ केयर फंड, वो भी ग्लोबल वाला फंड है, राइट। और एलोकेशन वाइज भी HDFC फ्लेक्सी कैप में 8,000 की SIP आपको रखनी है, HDFC मिड कैप में आपको 12,000 की SIP रखनी है, निपॉन के लार्ज कैप में 12,000 की SIP, ICICI का मल्टी एसेट में 8,000 की SIP, ICICI का जो नेस्डेक वाला फंड है उसमें 5,000 की, और पराग परिक का जो फ्लेक्सी कैप है वो उसमें आपको ऐड करना है, न्यू स्टार्ट करना है और 5,000 की SIP करनी है। तो जो 50,000 का एलोकेशन है आपको इस तरह से रखना है। और रही बात आपके प्रोजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 3 करोड़ आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस है। 12% कैगर से अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं, 10 साल में कम से कम 9 करोड़ 30 लाख आप जमा कर पाएंगे। यानी ओवरऑल जो एग्जिस्टिंग 3 करोड़ है वो आपके 10 साल में 9 करोड़ 30 लाख बन जाएंगे। और अभी से जो और 50,000 की आप SIP कंटिन्यू करेंगे, जिसका एलोकेशन मैंने ऑलरेडी कह दिया है, 12% अनुमान से कम 1 करोड़ 16 लाख बनेंगे। तो ओवरऑल जो कंबाइंड कॉर्पस है आपका 11 करोड़ के आसपास का हो सकता है यहां से 10 सालों के अंदर। और 15 साल तक आप अगर आपके गोल को एक्सटेंड करते हैं तो कम 16 से 18 करोड़ आप जुटा पाएंगे 12% अनुमान से। ओह वाओ, तो काफ़ी अच्छा आपका अभी तक का जो निवेश का ये स्ट्रैटेजी है, बस इसको आगे बढ़ाते रहिए और स्टेप अप SIP जैसा कि बताया उन्होंने उस तरीके से करते रहेंगे तो अच्छा खासा एक और पर्चा आप बना लेंगे। चलिए अब हेमंत सर, मैं चाहती हूँ कि अंकुश शर्मा, इन्होंने अपना सवाल भेजा है, इनका पोर्टफोलियो आप प्लीज़ रिव्यू करें। इनकी उम्र 34 साल है, मौजूदा निवेश 15,000 के SIP ये करते हैं, 10 साल तक निवेश का इनका टारगेट है। पोर्टफोलियो में 5 फंड इनके फिलहाल है, जो ये पूछ रहे हैं कि सही है या नहीं। ICICI प्रो का इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड इनके पास है, ICICI प्रो का ही लार्ज कैप इनके पास है, ICICI प्रो का ही गोल्ड ETF FOF भी इनके पास है, बहुत ज़्यादा इनको ICICI प्रो से प्यार है, और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है, कोटक मल्टी कैप फंड इनके पास है। सर क्या सलाह रहेगी इन्हें आपकी? देखिए स्मिता, इनके 15,000 की SIP है, जैसा आपने बताया कि 5 फंड्स हैं इनके पास। तो मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल सही है। एक गोल्ड फंड भी है उनके पास। तो कुछ एक फंड में मुझे लगता है थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो बेहतर है। देखिए लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो का हमेशा इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करने का तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो एक लार्ज कैप फंड से भी हो सकता है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड से भी हो सकता है। मुझे लगता है वो बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो एलोकेशन को चेंज करते रहे, जो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो इनके पास 2 फंड्स हैं, देखिए ICICI प्रू लार्ज कैप फंड और एक ICICI इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, अगेन थीमेटिक फंड। अच्छा थीम है, ब्रॉड बेस्ड थीम है, बट एक आम निवेशक के लिए अगेन मेरा ये मानना है कि उसको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। कभी कभी उसके परफॉर्मेंस थोड़ी इरेटिक हो सकती है। तो उसकी बजाय जो 6,000 जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये, उसकी बजाय में अगर वो ICICI लार्ज एंड मिड कैप में 4,000 इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है वो बेहतर ऑप्शन होगी। और जो बाकी जो पैसा है 5,500 में से 1,500 जो बचेगा, वो अगर कोटक मल्टी कैप जो उनके पास ऑलरेडी है, मुझे लगता है मल्टी कैप फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड है, क्योंकि तीनों सेगमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको एक्सपोजर मिलता है। कोटक मल्टी कैप एज ए फंड काफी अच्छा परफॉर्म किया, मुझे लगता है आगे भी जाके उसमें पोटेंशियल अच्छा परफॉर्म करने की, तो वो 1,500 जो है वो इसके अंदर वो ऐड कर दें। गोल्ड फंड की बजाय अगर मैं उनका एलोकेशन देखूं तो मुझे लगता है कि एक मल्टी एसेट फंड जो है वो बेहतर रहेगा। अगेन मैं फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, अगर वहां चाहें तो वो गोल्ड फंड की जगह व्हाइट ओक मल्टी एसेट फंड देख सकते हैं।
ओके, चलिए तो कुछ बदलाव आपके पोर्टफोलियो में जो हेमंत सर ने बताया है, और इस बदलाव के साथ ही जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं वो आराम से कर लेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच हेमंत सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। विरल, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और अभी के लिए मनी गुरु में बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।